चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ आपका कराते हैं खेमचंद शर्मा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति स्वरूप, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं, और निरंजन पॉडर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में। खैर मकदम है आप सभी। निरंजन पॉडर साहब, जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है, अगर उसे सरकार मानकर उस पर काम करती है तो ये हेल्दी प्रोसेस हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन जिस तरह के मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा रहा है, असेंबली इंतखाब कई रियासतों में, महाराष्ट्र बिहार उसमें से है, तो ऐसे में क्या लगता है मुस्तकबिल में सियासत और दिलचस्प जो है वो होती हुई नजर आ रही है? बहुत शानदार सवाल इरम जी आपने पूछा है। मैं आज आपके चैनल के ऊपर बताने जा रहा हूं कि अगले 6 महीने बाद में भारत की राजनीति का आप एक नया रूप देखेंगे, क्योंकि इस समय जो नरेंद्र मोदी जी के मन में केवल एक महत्वाकांक्षा है, और वो महत्वाकांक्षा ये है कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, मोदी जी भी कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। अन्यथा मेरा यह मानना है कि अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा साइड में हो जाते और ये कहते कि नहीं, पहले अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है तो आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए, तो मैं आपको दावे के साथ लिख के दे रहा हूं इरम जी कि ये जो ताश के पत्तों का जो महल है ये आपको दरकता हुआ दिखता। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 233 इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं उनमें से लगभग 30 सीटें ममता बनर्जी की हैं, और ममता बनर्जी के बयान आपने सुने होंगे। वो चुनाव से पहले ही कह रही थी कि मैं तो बाहर से समर्थन दूंगी, यानी कि बाहर से समर्थन देंगी, यानी पहली बात। दूसरी बात, यही नीतीश कुमार जी और यही चंद्रबाबू नायडू जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ लूज बार्गेनिंग करेंगे? पहली बात। दूसरी बात और तीसरी बात, आप ये मान के चलिए कि इन सबको साथ में लाने के बाद में इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती कैसी होगी। उसके बाद में इनको पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त, जिसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है, अमृतपाल का भी इनको समर्थन लेना पड़ेगा। इनको खालिद रशीद का जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के आरोप के अंदर जो सांसद चुनकर के आया, इनको उसका भी समर्थन लेना पड़ेगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो राहुल गांधी जी ने कही थी कि हम एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे, हम ठकाठक 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। शासन में आते ही जो जिस तरीके से आपने कल देखा होगा कि लखनऊ के अंदर जमावड़ा लगा, बेंगलोर में जमावड़ा लगा, महिलाओं का जो कांग्रेस की गारंटी योजना का प्रपत्र लेकर के वो गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। इधर देश के अंदर जो 40 पार्टियां हैं, वो इनका जैसे ही आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है तो आपको एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात आएगी, यही बार्गेनिंग इनके बीच में चलेगी, क्योंकि ये चीज कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था और सीटों के बंटवारे के टाइम पे आपने देखा था किस तरीके से कलाई मरोड़ने की और गर्दन झुकाने की बातें हुई थी। चाहे अखिलेश जी से भी आपने देखा होगा कि चुनावों के दौरान परिणाम से पहले जब पूछा गया कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई आता है तो शिवसेना कह रही है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा था नहीं ये सब बात की बातें हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इससे बिल्कुल तो आसान जो है वो इस तरफ भी होने वाला नहीं है। ये निरंजन पॉडर साहब आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात तो है कि आइडियोलॉजी डिफरेंस नजर आता है। अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप आउट करेंगे, इंडिया इत्तेहाद जो है ये वादा करता हुआ नजर आया। मैनिफेस्टो में भी इस बात को उठाया, राहुल गांधी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, तेजस्वी यादव, सभी इस पर बोलते हुए नजर आए थे। अब जेडीयू से जब बातचीत कर रहे हैं, अग्निवीर की भी बात हो रही है, यूसीसी पर भी नजरेसानी करने की बात हो रही है, यहाँ तक कि केसी त्यागी ने यह भी कह दिया कि ऑपोजिशन की राय भी इस पर हासिल की जाए। क्या लगता है मुस्तकबिल क्या चुनौती भरा रहने वाला है यहाँ एनडीए के लिए? निश्चित रूप से इरम जी, राजनीति के अंदर देखिए जिस तरीके से सौदेबाजी होती है या राजनीति के अंदर समझौते होते हैं, ये किसी से छुपे नहीं। और इसके अंदर आप ये कहें कि एक पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी नहीं करती, तीसरी नहीं करती, चौथी नहीं करती, ऐसा कोई एक दल नहीं है जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नफा और नुकसान देख करके समझौते कर लेते हैं, या यूं कहें कि अपने आप की जो भी उनकी विचारधारा है या जो भी उनकी उससे पूर्व की जो बयानबाजी है या एक दूसरे के प्रति जो कटुता है। आप एक चीज सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी है
चाहे आप राष्ट्रीय आरजेडी है, चाहे नीतीश जी की पार्टी है, ये सब तो जेपी आंदोलन से निकली थी। और जेपी आंदोलन किसके खिलाफ था? वो तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ था। लेकिन जब जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली, यहां तक भी मैं कहूंगा कि राजनीतिक परिस्थितियां जब बदलती है और राजनीति में नफा नुकसान जब काउंट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ भी जाकर के सरकार बना लेती है। इससे भी ये भी हमारे इतिहास, राजनीतिक इतिहास का एक दृश्य रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब इसके अंदर चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये इनके यूसीसी पे क्या बोल रहे हैं, 4% मुस्लिम आरक्षण के ऊपर उन्होंने क्या वायदा किया, कितना पूरा करा, कौन समझौता करेगा, बीजेपी करेगी, नायडू जी करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। और उस समय मेरा ये मानना है कि जब ये राजनीतिक दल अपने वायदों से या यूं कहें कि अपने समझौतों से जब 160 डिग्री का यू टर्न लेकर के सब वापस आते हैं, तो उसके बाद में इनके पास वो सारी की सारी चीजों का जवाब होता है, जो जवाब जनता को चाहे जमे चाहे नहीं जमे। उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब साथ में मिलकर के चुनाव लड़ सकती है, गठबंधन एक दूसरे की गोद में चढ़ करके जब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आ सकती है, और जब उनसे पूछा जाता है केजरीवाल जी से कि अभी 3 महीने पहले आप ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, उनको 2 दिन तक उनको इंटरोगेशन करो, खींच करके इंटरोगेशन करो, टाइट करो, और वो सारी की सारी चीजें, सारे भ्रष्टाचार आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं गुप्त समझौता। तो कहने का तात्पर्य ये तमाम बयान पब्लिक परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं है, और उसके बाद में भी एक दूसरे के गलबैया कर रहे थे। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली के अंदर एक दूसरे से अदावत और पंजाब के अंदर मोहब्बत। तो कहने का तात्पर्य राजनीति क्या क्या खेल खिला देती है, इससे कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन हाँ, यहां पे ये चीज जरूर है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से शासन करते आए हैं, या यूं कहें कि केवल स्वयंभू शासन जिसको कहते हैं, केवल आप सहयोगी दलों को भी छोड़ दीजिए, आप विपक्षी दलों को भी छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जितने इनके प्रदेश अध्यक्ष सारे के सारे कठपुतली, जितने इनके मुख्यमंत्री सारे के सारे कठपुतली, जितने सांसद सारे कठपुतली, जितने मंत्री, मैं आज आपके चैनल के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नवंबर के अंदर सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि हम 43B को हम 1 साल के लिए पोस्टपोन करेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने उसको 2024 से लागू कर दिया। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के शब्दों की भी कोई महत्ता नहीं समझी गई। तो इससे यह चीज साबित होती है कि जो जिस तरीके से ठसक से और धमक से सरकार चलाई गई, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से समझौते करने पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये चुनौती कोई छोटी नहीं है। और जिसको मेरा ये मानना है कि ये जिसको कहते हैं एक आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचाती है, क्योंकि जब आदमी तन के चलता है, तो हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे रीरम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कहते थे बेटा जब आप ऊपर चढ़ते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस दिन आप वापस नीचे आओगे तो वही लोग आपको रास्ते में मिलेंगे जिनको छोड़ करके आप ऊपर चढ़े थे। इसलिए उनके साथ आपका सामंजस्य, उनके साथ आपका समन्वय, उनके साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब आप वापस आओ तो उनसे आपको नमस्ते राम राम सलाम करने में आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजों की चुनौती अब आने वाले 5 वर्षों में अगर शासन चलाना है तो ये सब चीजें इनको निभानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप शामिल हुए।